हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है विधि संगम लॉ क्लासेस में। चलो दोस्तों, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम आईपीसी से कंपैरिजन करते हुए स्टडी कर रहे हैं, यानी आईपीसी का रिवीजन और बीएनएस की स्टडी। तो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, सेक्शन 2 कंप्लीट किया था, जिससे आपने बहुत सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अब आज चलने जा रहे हैं हम एक नए सेक्शन पर, और वो है सेक्शन 3। तो जैसा कि आपने देखा था कि अब हम डेफिनेशन क्लॉज देख रहे थे, परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी हुई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेक्शन 3 को देखने जा रहे हैं। और सेक्शन 3 भी दोस्तों, जो आईपीसी में जो आपने चैप्टर 2 देखा था, जो जनरल एक्सप्लेनेशन था, साधारण स्पष्टीकरण था, जो आपका कहां से स्टार्ट होता था, सेक्शन 5 से लेकर स्टार्ट होता था, और सॉरी सेक्शन 6 से स्टार्ट होता था। आई रिपीट, आईपीसी चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 से स्टार्ट होता था और ये 52A तक आप देखते थे, ठीक है। 52A जिसमें आप हार्डवर्क संशय लिखा करते थे, ठीक है। और सेक्शन 6 आईपीसी को, जिसे आप की ऑफ द आईपीसी बोलते थे, तो वो आपने काफी कुछ पहले से स्टडी किया है। अब चूंकि एक बार इसको अच्छे से समझेंगे, देखिए आप देख रहे हैं चैप्टर, जब हम बीएनएस की बात कर रहे हैं तो बीएनएस में अभी आप सेक्शन आपने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है 2, और आज आप देखेंगे सेक्शन 2, और आज आप देखेंगे सेक्शन 3 बीएनएस। जबकि दोस्तों चैप्टर 2, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन या साधारण स्पष्टीकरण था आईपीसी का, आप सभी को याद होगा जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण, इसको आप देख रहे थे कि सेक्शंस क्या ग्रुप है, 6 से लेकर 52A तक में बहुत सारी डेफिनेशन सी, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप सेक्शन 2 से आपने बहुत सारी चीजें तो पढ़ी, अब इस क्लास में आज सेक्शन 3 पढ़ेंगे, और इस सेक्शन में आपको फिर से कुछ सेक्शन आईपीसी के और देखने को मिलेंगे जो इन्हीं सेक्शंस के बीच में आते हैं, यानी कि जो चैप्टर 2 आईपीसी था, जनरल एक्सप्लेनेशन साधारण स्पष्टीकरण था, ठीक है, वो उसी में से आपको देखने को मिलेगा। साधारण स्पष्टीकरण, कुछ और सेक्शन हम इस चैप्टर के आईपीसी के वो हम देखेंगे आज की क्लास में सेक्शन 3 बीएनएस में, ठीक है। सेक्शन 3 बीएनएस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 को। देखिए दोस्तों, ये है आपका सेक्शन 3। इसको हमने इसके पहले लास्ट क्लास में देखा था, तो इसे अभी आज हटाते हैं और चलते हैं सेक्शन 2 पर, के बाद सेक्शन 3 पर। देखिए ये है सेक्शन 3 बीएनएस, सेक्शन 3 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जनरल एक्सप्लेनेशन, भले ही इसका मार्जिनल नोट दिया हुआ है ना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि जनरल एक्सप्लेनेशन आईपीसी में क्या था, और यहाँ पर एक सेक्शन 3 इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब हम आप आईपीसी देखते थे तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस पाते थे जनरल एक्सप्लेनेशन के ही चैप्टर में, और यहाँ पर एक सेक्शन 3 जो कि जिसका मार्जिनल नोट है साधारण स्पष्टीकरण या जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखेंगे अब इसमें भी क्या है, सेक्शन 3 में सबसेक्शंस गिवन है 1 2 3 करके, और उनमें वो जो सबसेक्शंस है वो आईपीसी के सेक्शंस के इक्विवेलेंट है। तो देखा जाए तो आइए फर्स्ट सबसे पहले चलते हैं, पहला जो धारा 3 की उपधारा 1 है, उसका जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो कहता है, इस संहिता में जो सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध और प्रत्येक परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा।
तो जो आप आईपीसी के चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस देखते थे, साधारण अपवाद देखते थे दोस्तों, तो सेम यहीं पर ये बात कही जा रही है जो आपने पढ़ी थी सेक्शन 6 के। तो बहुत ध्यान से देखिए, सेक्शन 6 आईपीसी जिसे आप की ऑफ द आईपीसी बोलते थे, वो यहाँ पर ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 है कि वो सभी के सभी किसके अधीन समझी जाएंगी, एक्सेप्शंस के अधीन समझी जाएंगी, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा डालने को प्रबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, तो इसको फिर से एक बार समझेंगे अच्छे से। पहले आप समझे कि ये कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। तो देखिए भाई, ये है सेक्शन 6 आईपीसी, और सेक्शन 6 आईपीसी को भाई की ऑफ द आईपीसी बोलते हैं। वकीलों के हाथ की ये चाबी है, आपके मेरे हाथ की चाबी है, और ये कुंजी है। क्यों? क्योंकि अगर अपने मामले को आपको जीतना है तो अपनी पार्टी को क्या दिखाना है कि ये जो एक्यूज्ड है इसका ये एक्ट किस में आ रहा है, एक्सेप्शंस में आ रहा है, जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है, इसलिए या तो इसको क्षमा कर दिया जाए, एक्सक्यूजेबल है, ये दंड ना दिया जाए, या दंड की मात्रा बहुत कम दी जाए, डिपेंड्स। तो अगर जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है, साधारण अपवादों में आ रहा है, इसका मतलब वो क्षम्य है और उसने अपराध नहीं किया है। तो चैप्टर 4 आईपीसी जो आप देखते में आपने देखा साधारण अपवाद, जो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक था दोस्तों, यानी कि जितने एक्सेप्शंस उसमें बताए गए थे, तो किसी भी पूरी आईपीसी जैसे कवर होती थी कि कोई भी डेफिनेशन अगर किसी भी अपराध के बारे में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा 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 करेगा तो वो अपराध करेगा, इसके लिए ये दंड है। यानी वो करेगा तो ठीक है, अपराध कर रहा है, इसके लिए दंड है, लेकिन ये बात किसके अधीन है? ये है साधारण अपवादों के अधीन, जनरल एक्सेप्शंस के अधीन है। यानी बार बार हर जगह ये कहने की, इतने सारे ऑफेंसेस बताए गए हैं और बताए गए थे आईपीसी में, तो बार बार हर डेफिनेशन में ये कहना, हर अपराध में ये कहना कि भाई जनरल एक्सेप्शन के अधीन रह के होगा, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं कहा गया। बस एक बार कह दिया गया जितने भी ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं, जो बताए गए हैं, या जो भी पैनल प्रोविजंस है, जो दंडिक प्रावधान है, जो कुछ भी है, वो सबका सब जैसे सेक्शन 6 आईपीसी में आता था, क्या अधीन आता था। जैसे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि एक बच्चा है, आपने पढ़ा सेक्शन 82 आईपीसी, आपने पढ़ा था, सबको याद है, डॉली इनकैपेक्स, यानी अक्षम गुड़िया, डॉली इनकैपेक्स, और डॉली कैपेक्स पढ़ा था सेक्शन 83 में। तो 82 सेक्शन 82 डॉली इनकैपेक्स अक्षम गुड़िया, जो क्या होती थी दोस्तों, जो होती थी 7 साल से कम की। यहां तक कि वैसे जो लैंग्वेज यूज हुई थी सेक्शन 82 आईपीसी में, वो थी बिलो एज ऑफ 7, लेकिन 7 ईयर का भी कोई बच्चा है जिस दिन उसने ये एक्ट किया तो उसको भी वो एक्सक्यूज 82 का मिल जाता था। ठीक है, तो अगर उसने कोई एक्ट किया तो उसको डॉली इनकैपेक्स अक्षम गुड़िया मानते हुए माना जाएगा कि पूरी तरीके से क्या है, क्षम्य है, एक्सक्यूजेबल है, क्योंकि इसका कोई इंटेंशन नहीं हो सकता, या आपराधिक मस्तिष्क वाला हो ही नहीं सकता, इसके पास वो सोच समझ है ही नहीं कि ये अपने एक्ट के नेचर को, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, प्रकृति और परिणाम को जानता हो, अपने कार्य के प्रकृति और परिणाम को ये बच्चा जानता हो। क्यों? क्योंकि इसकी एज है 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम, जो लैंग्वेज है वो बिलो टू 7 ईयर्स, यानी कि 7 वर्ष से कम। हाँ, 7 वर्ष वाले को भी बचाव मिल जाता है, ये जान लीजिए। तो ये जितनी भी मैंने लिखा कि जो कोई बेमानी आशय से किसी के कब्जे में से कोई प्रॉपर्टी, कोई चल संपत्ति, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को हटा लेगा तो चोरी करेगा, ठीक है, या किसी ने किसी की हत्या कर दी आशय से, उसको जानते हुए ऐसी क्षति कारित की कि जान लेना मतलब मृत्यु हो ही जाएगी, तो भाई उसने हत्या की, या कब वो सदोष मानव वध में आ रहा है, या कब आपराधिक अत्याचार किया, कब रेप किया, है ना, या फिर कब
जो है लूट की, कुछ भी जो कोई भी डेफिनेशन आपने देखी, जो भी ऑफेंसेस में देखी, तो सब डेफिनेशन में क्या आपने पढ़ा था कि हर में लिखा था कि ये एक्सेप्शंस के अंदर आएगा, एक्सेप्शंस को फॉलो करेंगे, एक्सेप्शन नहीं, ऐसा नहीं लिखा। एक बार लिख दिया था सेक्शन 6 में, वही सब जगह फॉलो। तो इसी तरीके से सेम दोस्तों सेक्शन 3 जो जनरल एक्सप्लेनेशन करके एक मार्जिनल नोट है आपके बीएनएस में, वो ये इसका सबसेक्शन 1 इक्विवेलेंट टू सेक्शन 6 है, और ये यही बात कह रहा है कि जितने भी डेफिनेशंस है, पैनल प्रोविजंस है, वो सबके सब किस में आएंगे, जो साधारण अपवाद है, जनरल एक्सेप्शंस है, उसके अधीन आएंगे। तो देखिए थ्रू आउट द संहिता मींस बीएनएस एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, कि कोई भी डेफिनेशन हो किसी भी अपराध की, penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. अब यहाँ पर एक illustration दिया है, और ये illustration क्या कहता है? ये illustration कहता है कि देखिए यही इलस्ट्रेशन अभी मैंने आपको समझाया है, 82 धारा 82 आईपीसी का ही इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया है कि अगर इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं आती है वो अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता। अरे बार बार आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ऑफेंसेस की, लेकिन किसी ने ये बार बार नहीं लिखा कि जो 7 वर्ष से कम होगा उसने ये अपराध नहीं किया, जो एक बार लिख दिया वो काफी है। तो इसी तरीके से अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि बीएनएस में की ऑफ द बीएनएस कौन है, जैसे पहले क्वेश्चन होता था कि की ऑफ द आईपीसी कौन है, तो आपका आंसर होता था दोस्तों सेक्शन 6। तो अब अगर आपसे पूछता है कि व्हिच सेक्शन इज द की ऑफ द बीएनएस, देन योर आंसर विल बी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। ये अब आपका क्या है, इक्विवेलेंट टू 6 है। जी हाँ, तो बीएनएस की कुंजी क्या हो जा रही है, ये हो जा रहा है धारा 3 की उपधारा 1 हो जा रही है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। आइए आगे देखेंगे एक और इलस्ट्रेशन कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। अच्छा दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुने कि प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इलस्ट्रेशंस को जरूर 1-2 टाइम्स जरूर पढ़ें, ये देखें कि ये इलस्ट्रेशन किन किन सेक्शंस पर अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशंस पे प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, मेन हो या इंटरव्यू हो, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो इनको स्किप नहीं करेंगे कि यार मैंने सेक्शन तो पढ़ लिया है अब आगे बढ़ते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, नहीं फिर आप लॉस में आ जाएंगे। चलो भाई चले आगे। तो देखिए ये और इलस्ट्रेशन का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ कौन सा दोष पर विरोध के अपराध का दोषी नहीं है। जी हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है बट वो संज्ञेय अपराध है। हत्या करना इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहाँ इसको कुछ डाउट हो गया और इसने कर दिया, वो अपनी ड्यूटी में कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है? जी हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया है, चारों दिशाओं से जाना उसका बंद, अब वो फ्री नहीं है। तो अगर कोई आम आदमी करता तो जी हाँ यहाँ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या सदोष परिरोध का अपराध हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी में काम कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। चलिए देखिए, और गुड फेथ में काम कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यह हत्या को गिरफ्तार करने के लिए गुरु द्वारा बद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपराध के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह बंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी का रजिस्ट्रेशन है ये। सेक्शन 76 में आपने देखा जो अपने आप को समझता है कि मैं या तो वो है या वो समझता है गुड फेथ में कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, विधि द्वारा बद्ध हूं, और तब ऐसा वो कोई कार्य कर देता है जो कि अदरवाइज कोई अन्य व्यक्ति करता तो अपराध होता, तो वो अपराध नहीं होगा और वो आपके 76 में कवर हो रहा है, वहां से उसको बचाव मिल रहा है आईपीसी के। तो यहां पर ये रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों अब देखेंगे, आइए अब वापस अब हम एक और सबसेक्शन पर चल रहे हैं और दोस्तों ये है, ध्यान से देखिए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। और बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये आईपीसी के किसके इक्विवेलेंट है, तो ये सेक्शन 7 के इक्विवेलेंट है। इसको प्लीज आप अपने एक्ट में देखो भाई, कॉपी वॉपी इधर उधर हो जाती है ना,
आपके एग्जाम आपके साथ हमेशा क्या रहने वाली है, आपकी बेयर एक्ट रहने वाली। तो प्लीज आप अपनी बेयर एक्ट, न्यू बेयर एक्ट जो है अगर नहीं है अभी तो फिर आप अपने कॉपी नोट्स में लिख लें और उनको जरूर नोट करते चले, ठीक है। तो मैं एक बता दूं कि जो बेयर एक्ट में आपको स्टार्टिंग में इंडेक्स में कंपैरिजन करके दिखाया गया है, आईपीसी एमएनएस का जो एक इंडेक्स दिया है, जो पेजेस दिए हैं, उसमें ये मेंशन नहीं है। तो प्लीज इसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं और तो वो इसे जरूर वहां पे मेंशन कर लें, स्पेसिफाई कर लें अपने न्यू बेयर एक्ट में बीएनएस के। और इवन वो जिनके पास ओल्ड अगर आईपीसी ही है तो वो वहां पर भी लिख सकते हैं कि ये बीएनएस के सेक्शन 3 इसमें आ गया। एक बार अच्छे से थोड़ी स्टडी कर जाइए, फिर आने वाले एग्जाम्स में आपका है। हर बार दोस्तों कैंडिडेट्स को लगता है कि इस बार मैं निकाल लूंगा, ऑब्वियस सी बात है आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक तैयारी पूरी नहीं हो तब तक बिना अस्त्र शस्त्र के मैदान में जाने का मतलब क्या होता है आप भी अच्छे से जानते हैं। थोड़ा समय लगे लेकिन जब भी आप फिर मैदान में उतरे तो आपकी जीत हो, अंततः जीत हो जाए। इसलिए आप अच्छे से स्टडी करें और ईश्वर चाहेगा तो आप इसी दौरान सिलेक्शन पा जाएंगे। तो चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे सबसेक्शन 2 की, बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये है सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी, राइट। इक्वल किसके है, सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ द संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता एज कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। भाई एक बार जो चीज डिफाइन कर दी तो बार बार थोड़ी ना करेंगे। अब वो टर्म्स वो एक्सप्रेशन कहीं भी जैसे आईपीसी में यूज होते थे, सेक्शन 7 कहता था, वैसे अगर बीएनएस में भी वो टर्म एक्सप्रेशन कहीं भी यूज होंगे भाई तो उनकी वही मीनिंग निकलने वाली है, ठीक। जो तो वैसा समय में लिखा था कि एक बार जो पद स्पष्टीकरण जिनका दे दिया गया वो फिर सब पर लागू होंगे, सब जगह लागू होंगे। कहां पर, बीएनएस में। तो प्रत्येक पद जिसे संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया, किसी भी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रयोग किया जाएगा। हाँ, ये बात अंडरस्टूड है, ये पहले से समझी हुई है कि अगर कुछ और कोई एक्ट कहना, यही एक्ट कुछ और कहना चाह रहा है, अगर कोड कुछ और कहना चाह रहा है, संहिता कुछ और कहना चाह रही है तो फिर वहां स्पेसिफाई कर देगी। लेकिन जनरली क्या होगा, जो एक बार आपको एक्सप्लेन किया वही आप सब जगह पे लागू करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, हम लोग धारा 3 देख रहे हैं, जो जिसका मार्जिनल नोट बीएनएस की, जिसका मार्जिनल नोट ही है साधारण स्पष्टीकरण यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए दोस्तों, ये है सेक्शन 3 और सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, जो कि किसके इक्विवेलेंट है दोस्तों, ये भाई ये बात किसकी कर रहे हैं, जी हाँ, ये सबसेक्शन 3 इक्विवेलेंट है सेक्शन 27 आईपीसी। किन किन को याद आ गया कि भाई 27 में क्या था, तो देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है, सेक्शन 27 आईपीसी। भाई मैं एक वाले सेक्शन के लिए जो एक टाइप के हैं उनके लिए सेम कलर का पेन यूज कर रही हूँ, है ना, कलर वाला पेन, इसलिए आपको आसानी रहेगी। तो ठीक है, ये सबसेक्शन 3 इक्विवेलेंट टू सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी। क्या कहता है, When property is in the possession of person's spouse, प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है और वो किसके कब्जे में है भाई, वो कब्जे में है। When property is in the possession, ध्यान से देखिए वर्ड यूज हुआ है possession यानी कब्जे में है, person's spouse, spouse वर्ड हुआ है, वाइफ नहीं यूज हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। आपने आईपीसी में क्या पढ़ा था, आईपीसी में आपने वाइफ वर्ड पढ़ा था, यहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है, स्पाउस। स्पाउस में पति और पत्नी दोनों आते हैं, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखिए ये डिफरेंस है। When property is in the possession of a person's spouse, clerk or servant on account of that person, तो it is in that person's possession within the meaning of this संहिता। जी हाँ, अब केवल पत्नी वर्ड यूज नहीं हुआ है, पत्नी, सेवक, क्लर्क ये आईपीसी में यूज हुआ था, क्योंकि जनरली पहले महिलाएं घरेलू कार्यों में रहती थी, प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर नहीं करती थी। लेकिन यहाँ बीएनएस में ये चेंजेस किए गए और वर्ड डाल दिया स्पाउस, यानी पति के कब्जे में अगर पत्नी की संपत्ति है या पत्नी के कब्जे में पति की संपत्ति है और वो उसके बिहाफ पर उसको कब्जे में लिए हुई है, तो ये माना जाएगा कि वो उसके पार्टनर के ही कब्जे में है। अगर पत्नी कब्जे में रखती है तो पति का कब्जा उस पर बना है, अगर पति कब्जा रखता है तो पत्नी का कब्जा भी उस पर बना है। और क्लर्क और सर्वेंट एज इट इज यहां पर शामिल है।
तो प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। आइए फिर से देखें इसको एक बार हिंदी में भी, हमारे हिंदी भाषी जो भी मित्र है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, देखिए पति या पत्नी हो गया, लिपिक या सेवक के कब्जे में है। और देखिए यहाँ पर हक की बात नहीं की गई है, यहाँ स्वामित्व या ओनरशिप की बात नहीं की गई, यहाँ पोजेशन वर्ड यूज हुआ है। ये पोजेशन एक्सप्रेशन इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। टर्म क्या है? कब्जा। तब वह सहायता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कौन सा सबसेक्शन है? सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ BLF इक्विवेलेंट टू सेक्शन 27 लिटिल बिट डिफरेंसेस है जो मैंने आपको बताए। आइए आगे चलते हैं। और अच्छा एक चीज और दोस्तों, यहां पर ये मैं बताना आपको भूल गई कि ये जो आप देख रहे हैं सबसेक्शन 2, मैं फिर से वापस आ रही हूं जरा, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 को जो इक्विवेलेंट टू सेक्शन 7 IPC है, वो सेक्शन 7 IPC बताती थी कि ये 2 मैगजीम्स पर निर्भर करता है, 2 सूक्तियों पर आधारित है। अब वो क्या सूक्तियां हैं भाई? आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में IPC और BLS दोनों आएगा आने वाले एग्जाम्स में, तो आपको छूट नहीं मिलने वाली IPC से। तो आपको ये, और मैगजीम्स तो आपको वैसे भी मालूम होनी चाहिए, कई बार मैगजीम से क्वेश्चन आते हैं। तो जी हाँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं ये बात कर रही हूँ किसकी? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 विच इज इक्वल टू सेक्शन 7 IPC। ये दोस्तों इन मैगजीम्स पर डिपेंड करता है, इन मैगजीम्स पर डिपेंड करता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 की बात हो रही है ये, ठीक है, किसका? BLS का। देखिए, इंक्लूसिव यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, पहली मैगजीम ये है जिसकी मीनिंग है एक की अंतराविष्टि, दूसरे का अपवर्जन है। यानी एक बार कोई चीज आ गई तो फिर दूसरे को वो अपवर्जित करेगी। और दूसरी मैगजीम है दोस्तों एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, मींस एक का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। यानी एक बार कर दिया, एक बार उल्लेखित है तो बार बार फिर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर दोस्तों ये मैगजीम्स है किस पर? ये मैंने आपको बताया दोनों, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 BLS और सेक्शन 7 IPC। अब आते हैं आगे। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसके? सबसेक्शन 3 के बाद, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 BLS। इसमें एक स्पष्टीकरण है क्या? लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। देख लीजिए, लिपिक सेवक के लिए स्पष्टीकरण किया गया कि वो किसके लिए है? पर्टिकुलर टेम्पररी है या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए है। तो क्या उसको ऐसा माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। आइए आगे चलते हैं और देखेंगे सबसेक्शन 4 ये क्या कहता है। ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 BLS जो दोस्तों सेक्शन 32 IPC के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? 32 धारा 32 IPC क्या कहती है? In every part of the संहिता except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also even legal omissions। यानी जो acts है, अगर कहीं पे लिखा है कि कोई ऐसा कार्यों के प्रति निर्देश है कि कोई ऐसा कार्य करेगा, तो वहां पर दोस्तों उसका जो विस्तार है वो लोक के प्रति भी है, अवैध लोक के प्रति भी है। और लोक भी कैसा? अवैध लोक, अवैध इलीगल ओमिशन होना चाहिए। तो जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशा प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोकों पर भी है। यानी जहां पर कहा कि अगर ऐसा कार्य करोगे तो ये अपराध होगा, तो अगर तुमने कोई अवैध लोक भी करा, ऐसा किया, तो भी ये अपराध होगा, राइट। जैसे तुमने किसी को गोली मार के हत्या की, ये तुमने क्या किया? ऐसा कार्य किया। तो अवैध लोक किया कि तुमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसे खाना नहीं दिया, उसे पानी नहीं दिया, इलीगल ओमिशन किया और उसकी डेथ हो गई। तो ये शामिल है एक्ट में, ओमिशन शामिल है सेक्शन 32 IPC जो कि यहाँ सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में गिवन है। अब आगे देखेंगे दोस्तों
सबसेक्शन 5 को। और सबसेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का ये यही पर एंड करूंगी, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी पूरा डिटेल से, क्योंकि सेक्शन 34 और 35 दोनों बताऊंगी आईपीसी के। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3, उपधारा 5 धारा 3 बीएनएस, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 34 याद है सबको आईपीसी की, आप लोग देखते थे कॉमन इंटेंशन, है ना। तो सामान्य आशय की बात जो हमने आपने पढ़ी थी, वो यहाँ कहां देखने को मिलती है? सबसेक्शन 5 में। जी हाँ, ये सबसेक्शन 5 है, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय की बात करता है। तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925 प्रिवी काउंसिल का केस याद आ गया होगा। इसके अलावा आपको ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस याद आ गया होगा। आपको महबूब शाह का केस याद आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको एमपी वर्सेस देशराज का केस याद आ गया होगा, है ना, कि ये एक कोई ऑफेंस नहीं है, बल्कि एक रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है। फिर आपने ऋषिदेव पांडे में भी पढ़ा था कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। और वरेंद्र कुमार घोष में तो बताया ही गया था कि कोई बाहर अगर वेद भी कर रहा है शामिल उन सब में, तो उसकी भी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इस सब पर बहुत डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तो जी हाँ, 34 ओमिटेड नहीं है, 34 है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में, वही बात कही गई है। और आगे हम इसके और सबसेक्शंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में और डिटेल बात। तब तक आईपीसी के पुराने और बीएनएस के न्यू सेक्शंस को एक बार जरूर रीडिंग करके आए और मुझे परमिशन दें। थैंक यू सो मच।